हमने इसके पहले ऑलरेडी डिक्टेटरशिप इन इटली कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है नाजी डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। अब देखिए नाजी डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या कहता है। आफ्टर देयर डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द जर्मन रिवोल्टेड अगेंस्ट द देयर किंग कैसर विल्हेम टू हु वाज फोर्स्ड टू abdicated. Free and fair elections were held to a new parliament soon after. The new parliament met in Germany 1919 at Weimar and adopted a new constitution which made Germany a democratic republic. मतलब बेसिकली क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक्चुअल में जर्मनी को बहुत कुछ फेस करना पड़ा था, बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस भी थे, साथ ही साथ उसको बहुत कुछ लीग ऑफ नेशन को भी के थ्रू भी बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज को पे करना पड़ा था। तो लेटर ऑन व्हाट हैपन, उन्होंने फोर्सफुली वहाँ की कंट्री मैन ने बेसिकली जो वहाँ के किंग थे उनको फोर्सफुली हटने को, साथ ही साथ एक फेयर इलेक्शन की डिमांड किया और फेयर इलेक्शन किया भी गया। और उसमें बेसिकली क्या हुआ कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया। एंड नन ऑफ द पार्टीज कमांडेड द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी in the resisting lower house of the legislature. Between 1919 and 1933, there were as many as 21 ministries headed by 12 chancellors. The successive coalition cabinet were unable to cope the problem faced by the country. मतलब जितने भी नए नए चांसलर्स आते गए, कोई भी कंट्री की जो प्रॉब्लम्स थी, जो कंट्री प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, उसको खत्म नहीं कर पाए। देयर वॉज ग्रोइंग पॉपुलर डिसकंटेंट एक्सप्रेस्ड थ्रू राइट्स एंड अटेम्प्ट टू सीज पावर। ये कंटिन्यूसली वहाँ पे बढ़ता जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, फिर राइज हुआ वहाँ पे किसका, हिटलर का। एडॉल्फ हिटलर एन ऑस्ट्रेलियन बाय बर्थ हैड फॉट इन द German army during First World War and had attained the rank of corporal. In 1990, he joined a small political group called the German Workers' Party, which was based in Munich. Soon, he became its leader and changed its name to the National Socialist Party और द नाजी पार्टी। मतलब उन्होंने जो छोटी सी पार्टी ज्वाइन की थी, जर्मन वर्कर्स की पार्टी, उस पार्टी के जब वो खुद लीडर बन गए तो हिटलर ने क्या किया, उसका नाम चेंज कर दिया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया, नाजी पार्टी भी शॉर्ट में उसको बोलते हैं। नाजी पार्टी हैड इट्स ओन आर्मी। द आर्मी वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप। वन ग्रुप वोर ब्राउन शर्ट एंड इट्स मेन फंक्शन वॉज टू सेव इट्स पार्टी मेंबर्स एंड टू ब्रेक अप द मीटिंग्स ऑफ द अपोजिशन पार्टीज। मतलब इनका जो ब्राउन शर्ट पहनते थे उसका मेन एम क्या था, पार्टी मेंबर्स को सेव करना है, साथ ही साथ अपोजिशन पार्टीज जो है वो जो भी मीटिंग करते हैं वो मीटिंग को किसी न किसी तरीके से ब्रेक करना है। एंड अदर ग्रुप वो द ब्लैक शर्ट एंड इट्स ड्यूटी वॉज टू सेव देयर पार्टी लीडर्स। पहले जो ब्राउन शर्ट थे उनका एम था पार्टी के मेंबर्स को सेव करना, जितने भी उसके मेंबर्स हैं, और जो ब्लैक शर्ट थे सिर्फ और सिर्फ उनका एम था पार्टी के जो भी लीडर्स हैं, मेन लीडर्स हैं, उन लोगों को सेव करना, उनको प्रोटेक्ट करना। देखिए हिटलर हैज प्लान टू कैप्चर पावर थ्रू अ मार्च ऑन बर्लिन. He was arrested and jailed but released long before his term was over. In jail, he wrote Mein Kampf, literal meaning my struggle, which expressed some of the most monstrous idea of Nazi movement. In election of 1932, he failed to get majority in the Reichstag. A coalition government headed by von Papen could not continue for a long. President Hindenburg then offered chancellorship to Hitler, who formed him first Nazi government on January 30, 1933. अब देखिए इटली और जर्मनी दोनों में एक कॉमन चीज़ थी कि दोनों में ही उन लोगों ने जो पार्टी थी या जो गवर्नमेंट थी या जो किंग थे, उनको मतलब ना तो हिटलर ने ना तो मुसोलिनी ने, किसी ने उनको डिफीट करके कभी भी वो पोजीशन होल्ड नहीं की थी। हुआ क्या था, दोनों को ही सामने से ही ऑफर मिला था। मतलब इटली में भी वहाँ के किंग ने ही उनको इन्वाइट किया था गवर्नमेंट बनने के लिए, और यहाँ भी क्या हुआ था, यहाँ भी प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग देन ऑफर चांसलरशिप टू हिटलर। तो यहाँ पे इनको चांसलरशिप क्या मिला, क्या हुआ था, ऑफर ही किया गया था टू फॉर्म फर्स्ट नाजी गवर्नमेंट ऑन जनवरी। द जनरल इलेक्शन वर ऑर्डर इन स्पाइट ऑफ द टेरर ऑफ नाजीज। द नाजी पार्टी कुड नॉट विन अ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। हिटलर ने ऑलरेडी बहुत कुछ टेरर अपना बना लिया था कंट्री में, स्टिल उनको वहाँ पे फिर भी मेजोरिटी विनिंग नहीं हुई। देन हिटलर अज्यूम डिक्टेटरल पावर, फिर उसने अपने आप कैसा पावर ले लिया, एक डिक्टेटरल पावर। आफ्टर प्रेसिडेंट Hindenburg's death, Hitler became president and chancellor and adopted the designation of Führer, a leader. Hitler abolished the constitution and made himself the dictator of the Germany. उसने जितना भी कॉन्स्टिट्यूशंस जो भी चीज़ें बनी थी उन सब चीज़ों को एबॉलिश किया और एबॉलिश करके
वो जर्मनी का एक डिक्टेटर बन गया। डिक्टेटर मतलब द वन मैन आर्मी, जो ये बोलता था वही पूरे कंट्रीमैन को फॉलो करना पड़ता था। अब इनका ये फॉल कैसे हुआ? इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी वॉज टोटली डिफीटेड बाय द एलाइड पावर। विथ हिटलर्स डेथ इन 1945 नाजीज केम टू एन एंड इन जर्मनी। मतलब जो नाजीज का पूरा कह सकते हैं कि एंड हुआ वो विद द डेथ ऑफ हिटलर इन 1945, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। अब देखिए क्या रीजंस थे राइज ऑफ नाजिम्स के। तो सबसे जो फर्स्ट रीजन था, देखिए बेसिकली क्या था ना कि जो भी रीजंस होते हैं ना वो काफ़ी लॉन्ग टर्म से चीज़ें कंटिन्यू होती है, वही रीज़न एक बहुत बड़ा जैसे कारण बनता है। सबसे पहला रीज़न था ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो मीटिंग हुई थी, जो ट्रीटी साइन हुई थी, उसमें एक्चुअल में जर्मनी को बहुत ह्यूमिलिएट किया गया था। डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द कंडीशन इम्पोज्ड बाय द ट्रीटी ऑफ Versailles made the Germany feel humiliated and helpless. Germans looked down upon the Weimar Republic, which has signed such a disgraceful treaty. Germany was forced to seize large chunks of her territory to France, Belgium, Poland, Denmark. देखिए बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को जर्मनी को अपने देना पड़ा था। हमने ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़ा। साथ ही साथ उनको कुछ पैसे भी देने पड़े थे, अराउंड $33 बिलियन देने पड़े थे। और अदर देन दैट जर्मनी को बहुत सारे अपनी कॉलोनीज भी छोड़नी पड़ी थी डिफरेंट कंट्रीज। तो ये एक्चुअल में ये क्या था, एक तरीके का बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था जो नेशनल लेवल कह सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जर्मनी का हुआ था। ही ओपनली एनकरेज द जर्मनी टू कंसाइन द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट टू rebuild the empire of the Germany and to recapture the lost colonies. बेसिकली कॉलोनी को रिकैप्चर करना और साथ ही साथ जिस तरीके से जर्मनी का ह्यूमिलिएशन करके उनको वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया गया था, उन सारी चीज़ों से बाहर लाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि वहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग पावर आए जो कि जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री की तरह वापस इस्टेब्लिश कर सके। देन ग्रोइंग फियर ऑफ कम्युनिज्म। अगेन जिस तरीके से इटली में प्रॉब्लम आ रही थी वैसे ही यहाँ भी आ रहा था। बहुत रिस्क था कि यहाँ इस कंट्री में भी, जर्मनी में भी कम्युनिज्म जो है वो बढ़ जाएगा। आफ्टर द Bolshevik revolution in Russia, the communist influence in Germany increased considerably. The communists organized themselves effectively and succeeded in capturing number of seats in Reichstag. Hitler warned the people that communists of Germany would become the servant of their Russian masters and would follow the dictates of communists. He therefore tries to persuade the people in the Germany that Nazism alone could check the growing influence of the communism. मतलब बहुत तरीके से कम्युनिज्म ग्रो हो रहा था और हिटलर बार बार ये वार्न कर रहा था कि कम्युनिज्म अगर हमारी कंट्री में प्रॉपरली ग्रो हुआ तो ये बिल्कुल उस तरीके से ही काम करेगा जैसा इनको रशियन के मास्टर्स बोलेंगे, जो कि एक्चुअल में जहाँ पे कम्युनिस्ट है। तो ये भी एक कह सकते हैं कि मेजर कॉज था किस चीज़ का, नाजिज्म की ग्रोथ का। देन इकोनॉमिक क्राइसिस। एक्चुअल में आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी जो है बहुत मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस से को फेस कर रहा था। द रिजल्ट ऑफ हार्श टर्म of the treaty and the Germany had to suffer in agricultural production, colonies, foreign investment, trade, construction, etc. The foreign countries raised tariff against the German goods. The number of unemployed people increases. The condition of the farmer become miserable. तो मतलब पूरी की पूरी conditions खराब होती जा रही थी। उसी टाइम पे हिटलर ने क्या किया, Hitler promised the farmer that he would condone their debts. He won over the capitalists by assuring that industries would not be nationalist. The Nazi exploited the situation and assured the people that if they would abide by Nazi ideology, their economic mercy would come to an end and the Germany would regain the loss and glory. अब बेसिकली क्या था कि उस जो सिचुएशंस थी उस सिचुएशन का हिटलर ने फ़ायदा उठाया। हिटलर को ये आइडिया लग गया था कि सिचुएशन बहुत बुरी है और उसने फार्मर्स को बोला कि आपका जितना भी डेप्ट है वो सब माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इंडस्ट्रियलिस्ट को ये कंसोल किया कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो कभी नेशनल इंडस्ट्री नहीं होगी, वो आप ही की रहेगी अगर आपने मेरी आइडियोलॉजी को फॉलो किया तो। इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स को, डिफरेंट कह सकते हैं क्लासेस को डिफरेंट तरीके से हिटलर ने अपने आइडियोलॉजी में कन्वर्ट करने की कोशिश की, अपने साथ लेने की कोशिश की बाय गिविंग एडवांटेज दैट इज बेनिफिशियल फॉर दोज पीपल। देन बेसिकली और क्या था, जो मिलिटेंट थे वो क्या थे, उनका क्या प्रॉब्लम था, जर्मन कुड नॉट रिकॉन्सिल विथ द democratic parliamentary system prevailing in their country. They prefer prestige and glory to liberty and freedom. They felt that only a strong man could restore the past prestige of the Germany and check the rising popularity of the communism. When Hitler promised them all glory, they welcomed him with the open arms. जो कह सकते हैं जो कॉमन पीपल थे, अगर कॉमन पीपल को ये हिटलर ने कॉन्फिडेंस दिलाया कि अगर मैं
आपके लिए हेड किया, तो मैं वो जितना भी हमारा ग्लोरी है, जितना भी हमने पास्ट में चीज़ें अचीव की है, वो सब हम वापस रीगेन कर लेंगे। तो इसलिए मेरा जो है वापस मेरा कह सकते हैं कि कंट्री में हेड करना आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। देन एंटी सिमेटिक प्रोपेगेंडा। अभी क्या हुआ था, एंटी सेमेटिक प्रोपेगेंडा कैरीज ऑन बाय द नाजी पार्टी ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू हिटलर्स पॉपुलैरिटी। द नाजी डिस्क्राइब ज्यूज एज अ ट्रेटर. They said that Jews had conspired with the Allies during the war and could again commit treason against the Germany. They impressed upon the Germans that their hardship was due to exploitation by the Jews who dominated German economy. Due to this anti-Semitic propaganda, many Germans relied बिहाइंड द नाजीज पार्टी। अभी क्या था कि जो ज्यूस थे हु डोमिनेटेड, जिसने जर्मन की इकोनॉमी को कंप्लीटली डोमिनेट करके रखा था, ड्यू टू दिस एंटी सिमेटिक प्रोपेगेंडा, इसी के कारण बहुत सारे जो जर्मन्स थे वो क्या हुए, धीरे से नाजी पार्टी के साइड में शिफ्ट हो गए, नाजी पार्टी को सपोर्ट करने लगे। देन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। बेसिकली नाजी पार्टी के जिस समय नाजी पार्टी का मतलब कह सकते हैं ग्लोरीफाई हो रही थी, बढ़ रही थी, उस टाइम पे कोई भी अपोजिशन जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं था जितनी स्ट्रांग की नाजी पार्टी थी। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था किस चीज़ का, नाजिम्स के राइज होने का। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वॉलंटियर कोर्प्स। अंडर अ ट्रीटी ऑफ Versailles, Germany military force was considerably reduced and a large number of German soldiers was thrown out of employment. Hitler roped in all these soldiers and organized them into a volunteer groups that served as a party army. देखिए बेसिकली क्या था ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन की जो कह सकते हैं मिलिट्री पावर थी उसको भी कट शॉर्ट करने का एक रेस्ट्रिक्शन क्लॉज में था। तो उसके कारण बहुत सारे सोल्जर्स थे जो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। उन सारे अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स को कलेक्ट करके हिटलर ने एक अपनी आर्मी बनाई। अब थिंक इन दिस वे कि वो सोल्जर्स ऑलरेडी वेल ट्रेन्ड, हर चीज़ उनको आती थी, चीज़ों का पूरा आइडिया था। तो वो जो आर्मी बनी वो किस तरीके से काम आई, वो इस तरीके से काम आई कि वो हिटलर के लिए एक पार्टी आर्मी की तरह सर्व करने लगी। एंड द मेंबर ऑफ दिस वॉलंटियर ग्रुप propagated the program of the Nazi party and worked for safeguarding its interest। और उसने completely नाजी पार्टी के इंटरेस्ट के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। देन charismatic personality of Hitler। हिटलर की जो पर्सनैलिटी थी ना वो बिल्कुल डिफरेंट थी, जस्ट लाइक मुसोलिनी। हिटलर हैड अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। ही हैड ऑल द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ पॉपुलर लीडर। ही वॉज shrewd politician and brave soldier. He knew the art of molding public opinion in his favor according to the circumstances. He was gifted orator with who captive to the German by emotional speech. He told the Germans what they want to hear. Basically हिटलर की जो इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी और इतना उसका थिंकिंग में मॉड्यूलेशन था कि जो पीपल सुनना चाहते थे ये उस समय पे वही बोलता था। तो ये जो एक चीज़ थी ना ये बहुत ईजिली लोगों को कन्वर्ट कर ली नाजिम्स के पार्टी के फेवर में। तो ये बेसिकली हमने देखा कुछ कॉजेज नाजिम्स के राइज होने का। अब बेसिकली नाजिम्स के राइज होने का एम क्या था, मतलब क्या एम लेके, देखिए बेसिकली हमने माई स्ट्रगल, जब इनको एडॉल्फ हिटलर को जब जेल में डाला गया था तो इन्होंने माई स्ट्रगल वहाँ पे लिखी थी। उसमें इन्होंने नाजिम मूवमेंट के सारी चीज़ों को, या कह सकते हैं नाजिम पार्टी के पूरे एम को उसी में इन्होंने डिटेल में लिखा था। टू एक्सेल nationalism, to advocate the rule by a great leader from a single party, to despair internationalism, peace and democracy, to use force and brutality, to extol war, to uphold the racial supremacy of the German and to hate Jews। तो बेसिकली ये कुछ 5-6 पॉइंट्स थे, कह सकते हैं 5-6 चीज़ें थी जो कि एक्चुअल में नाजिम्स या कह सकते हैं हिटलर की जो पार्टी थी वो एम को लेकर के चलती थी। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, मतलब नाजिम्स जो राइज हुए उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। एस्टेब्लिश्ड अ टोटलिटेरियन स्टेट। हिटलर हैड no faith in the parliamentary system of government. He therefore eradicated all those elements which offer opposition to his authority। उसने सिंगल पार्टी कॉन्सेप्ट को हमेशा सामने रखा, किसी दूसरी पार्टी को किसी भी तरीके से आगे आने पे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और इन्होंने जितनी भी दूसरी पार्टीज थी वो सबको पूरी तरीके से ही खत्म कर दिया। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हिटलर इंट्रोड्यूस वेरियस reforms to meet the economic crisis after the war. He launched the first 5-year plan to have greater production। फर्स्ट 5-year plan at that time हिटलर ने रखा था जिससे कि कंट्री का उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। देखिए इन्होंने फर्दर फॉलोइंग मेजर्स उसने फैक्ट्रीज वर सेटअप टू प्रोवाइड वर्क टू द लेबरर्स। बहुत सारे फैक्ट्रीज सेटअप की जिससे कि जितने भी वर्कर्स थे उनको वर्क मिल सके, लेबरर्स का काम मिल सके। देन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ट्रेड वर एनकरेज। जितने भी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थे उन सबको किसी न किसी तरीके से एनकरेजमेंट दिया। देन फूड
corporation were established to control food production, its pricing and distribution. At that time of time फूड कॉरपोरेशन को establish किया था हिटलर ने जर्मनी में, जिससे कि फूड के प्रोडक्शन का, प्राइसिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन सब चीज़ों पे कंट्रोल रखा जा सके. देन प्राइस कंट्रोल वर इंट्रोड्यूस्ड एंड इंसेंटिव्स वर प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स. वर्कर्स को उनके काम के बदले सैलरी नहीं बल्कि उनको कुछ डिफरेंट इंसेंटिव्स भी मिलने लगे. देन कैपिटलिस्ट वर एनकरेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड जितने भी स्ट्राइक्स वगैरह थे उसको स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया था कि कोई भी स्ट्राइक्स कुछ इस तरह का नहीं होगा. देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वर कंट्रोल टू मेंटेन फेवरेबल ट्रेड बैलेंस. हमेशा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को प्रॉपर कंट्रोल पे ध्यान दिया जिससे कि एक फेवरेबल ट्रेड बैलेंस बना रहे. प्रोडक्शन ऑफ हैवी आर्मामेंट, एरोप्लेन्स एंड नेवल शिप्स ऑन अ लार्ज स्केल वर इंक्रीज. इन सारी चीज़ों को इंक्रीज किया ताकि फर्दर अगर कभी भी कोई फाइट हो तो ऑलरेडी जर्मनी के पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो. प्रोजेक्ट्स ऑफ पब्लिक वर्क बिल्डिंग, गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्टेडियम्स, आर्ट गैलरीज, हाउसिंग डेवलपमेंट एक्सेट्रा were also undertaken at that time. The trade union were dissolved. All the workers were put under one union whose chief was a harsh Nazi leader. He assured the workers of safeguarding their interest and rights. तो इस तरीके से हिटलर ने बहुत सारी चीज़ें की जो कि कंट्री के फेवर में भी थी. दस हिटलर freed Germany from the economic crisis and put to an end the problem of unemployment. The industrial production almost doubled and the foreign trade also expanded. इस सब चीज़ों के करने के कारण इंडस्ट्रीज का भी प्रोडक्शन बढ़ा, साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड भी इंक्रीज हुआ. देन मिलिटेरिज्म एंड कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग. अभी बेसिकली हिटलर जो था उसका अब था कि हमको दूसरे कंट्रीज से फाइट भी करना है तो उसके लिए भी अपने कंट्री को प्रिपेयर करना है. तो उसके लिए इसने क्या किया, स्पेशल एफर्ट वर मेड टू इंक्रीज मिलिट्री फोर्सेज ऑफ द कंट्री. मिलिट्री ट्रेनिंग वॉज मेड कंपल्सरी विच अगेन क्रिएटेड मोर एम्प्लॉयमेंट, जिससे फिर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट और भी मिलने लगे. देन repudiated peace treaties. मतलब the main objective of Hitler's foreign policy was to reject the Treaty of Versailles, which had humiliated the Germany. Hitler openly condemned the Treaty of Versailles. He refused to pay the war. मतलब उसने जो वॉर पे पैसे देने को बोला गया था, जो भी चीज़ें देने को बोली थी, वो सारी चीज़ों को देने से हिटलर ने एकदम कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया और बोला कि मैं ऐसा होगा तो मैं ट्रीटी का पार्ट नहीं करूंगा. एंड जर्मनी इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ ट्रीटी का कम्प्लीटली जर्मनी ने वायलेशन किया. देन एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज. हिटलर ट्राई टू एक्वायर मोर टेरिटरीज फॉर द सरप्लस जर्मन पॉपुलेशन. अब उसने जर्मन की ज़्यादा पॉपुलेशन हो इसके कारण क्या किया, उसने और भी एरियाज को एक्वायर करना स्टार्ट किया. हिटलर सेट जर्मनी विद इन हर existing frontier could attain only limited self-sufficient in raw material and none at all in foodstuff. The only remedy lay in the acquisition of great living space. Hitler tried to expand in southeast of Europe because that region was economically useful for Germany as it possessed huge potential for wheat, oil and coal. To attain this objective, Hitler made use of force and rejected all compromises. He entered into a non-aggression treaty with the Poland for a period of 10 years in 1934 for the safety of his eastern frontier. तो बेसिकली इस हिटलर ने किसी न किसी तरीके से दूसरी टेरिटरीज को भी एक्वायर करना स्टार्ट किया जिससे कि अपनी एरियाज, अपनी टेरिटरी को बढ़ा सकें. देन रेसिकल सुपरमेसी. हिटलर बिलीव इन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेसियलिज्म विच presented Germany as the master race with the right and destiny to dominate the world. This race, he said, would rule all other inferior races. मतलब हिटलर ने इस तरीके से रखा कि जो जर्मन्स है उनका रेस सबसे ऊपर और सबसे अच्छा है और बाकी सारे जो रेसेस हैं वो उनके नीचे आएंगे. देन निगेटिव एस्पेक्ट क्या थे राइज ऑफ दिस नाजिम्स के. हिटलर पुट एन एंड टू द सिविल लिबर्टीज. दोज हु वर सस्पेक्टेड ऑफ अपोजिंग हिम वर treated harshly. Strict censor was imposed on books, the press, cinema, इन सब चीज़ों को completely बंद कर दिया था. and all anti-Nazi books and magazines were consigned to fire. सबको आग लगा दी थी. तो इस तरीके से हिटलर ने अपने कह सकते हैं पूरे टेन्योर में, अगर हम सिर्फ जर्मनी की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी की जो एक्चुअल में जर्मनी के ग्रोथ के लिए थी. कुछ चीज़ें थी जिसके कारण कि जर्मनी में कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी नाम की चीज़ खत्म हो गई थी. अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ, सिमिलैरिटीज बिटवीन द कॉजेज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म. फैसिज्म किसका था, इटली का था मुसोलिनी, एंड नाजिज्म किसका था, हिटलर, जर्मनी. इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या क्या थी. अब देखिए बेसिकली सिमिलैरिटीज एकदम क्लियरली करके दी हुई हैं. फटाफट से हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं. डिसकंटेंट आफ्टर द ट्रीटीज. दोनों का क्या था कि दोनों ही नहीं चाहते थे कि हम उस ट्रीटी में जो भी चीज़ें साइन हुई हैं उसको हम आगे कंटिन्यू करें. देन इकोनॉमिक क्राइसिस. नेचुरली दोनों ही कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था. दोनों चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से हम उससे ओवरकम हो सके. देन
hated for democratic principles and prefer for टोटलेशन सिस्टम एंड वन पार्टी रूल, ये दोनों का ही मेन एम था. देन फियर ऑफ द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, दोनों में ही किस चीज़ का फियर था, दोनों का ही था कि सोशलिज्म या कम्युनिज्म का जो है वो स्प्रेड हो जाएगा अगर हमने अभी कंट्रोल नहीं किया था. देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड क्लास कन्फ्लिक्ट दोनों ही कंट्रीज में अवेलेबल थे. देन फेल्योर ऑफ लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन को जिस एम को लेकर के बनाया गया था उस एम के लिए वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. इसका इन दोनों ही कंट्रीज के लीडर्स मतलब मुसोलिनी और हिटलर दोनों ने ही पूरा फायदा उठाया. देन लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मुसोलिनी एंड हिटलर, दोनों को एक अच्छा लीडर मिला इन द फॉर्म ऑफ मुसोलिनी एंड लीडर. तो ये सिमिलैरिटीज थी फैसिज्म एंड नासिज्म में, जो कि कॉज की तरह थी जिसके कारण कि फैसिज्म और नासिज्म ग्रो हुआ. वहीं हम देखते हैं दोनों की आइडियोलॉजी में क्या सिमिलैरिटीज थी. देखिए आइडियोलॉजी में दोनों ही क्या चाहते थे, दोनों ही बोलते थे कि मतलब वन मैन पार्टी होनी चाहिए, डिफरेंट पार्टीज नहीं होनी चाहिए. देन दोनों का ही था कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो अच्छा नहीं है, वो किसी भी कंट्री को आगे डेवलप नहीं होने देगा. दोनों ही ये सोचते थे कि टू होल्ड द स्टेट इज अ सुप्रीम एंड इट कुड सस्प्रेस द फंडामेंटल राइट, मतलब राइट फ्रीडम ये सब चीज़ें साइड में हो जाती हैं जब किसी भी कंट्री की बात आती है. तो देन टू अपहोल्ड वन पार्टी एंड वन लीडर, ये दोनों का ही अपना थॉट था. टू बिलीव इन एग्रेसिव नेशनलिज्म, दोनों का ही था कि एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म रखना है हमको, ना कि हमको डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है. देन टू रिगार्ड वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर, देखिए अगर अपने नेशनल का इंटरेस्ट है तो वॉर एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करना इज नॉट बैड, ये दोनों की ही थिंकिंग थी. देन टू अपहोल्ड इंटेंसली नेशनलिस्ट एंड, देखिए बेसिकली क्या था ना कि एंटी डेमोक्रेटिक थे ये लोग, तो ये कभी भी अपने कंट्री के लिए डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं होने देना चाह रहे थे. तो बेसिकली कह सकते हैं कि दोनों की आइडियोलॉजी मोर और लेस सेम थी और दोनों का इसलिए राइज होने का हम कॉज बोलेंगे तो वो कॉज भी मोर और लेस एक ही था. तो अगर आप ये भी दोनों अच्छे से याद करते हैं तो बेसिक अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो यू कैन ईजिली आंसर. तो यहाँ पे हमारा ये लेसन खत्म होता है. अभी मेरा आप सभी से सजेशन यही रहेगा कि आप एक बार इस वीडियो को फिर से देख के और उसके बाद इसके एटलीस्ट MCQs को आज के आज ही करिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए लेसन में कोई डाउट आ रहा है या नहीं आ रहा है. स्टिल अगर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है प्लीज राइट इन कमेंट. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ. टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे. Please dislike.